हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल अनुज एकेडमी में स्वागत है। तो आज से हम लोग क्लास 10th के लिए जो सेशन होगा 21-22 के लिए, उसके लिए हम लोग पहला चैप्टर आपके NCERT बुक का वास्तविक संख्या को शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे इसके इंट्रोडक्शंस पे। ठीक है, उसके बाद हम जो भी टॉपिक होगा आपके चैप्टर्स को उसको देखेंगे और उसको बाद बारी बारी से हम प्रत्येक टॉपिक पे बात करेंगे। ठीक है, तो आइए पहले इसका इंट्रोडक्शन इसके बारे में जान लें, उसके बाद इसको इंट्रोडक्शन देखें। ठीक है, तो आपके जो चैप्टर्स है वास्तविक संख्या, चैप्टर्स का नाम ही है वास्तविक संख्या, और इसके बारे में आप पढ़ भी चुके हैं। अगर समझे तो क्लास 9th में आप परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या पढ़ ही लिए हैं। उसी के समूह को हम लोग बोलते हैं वास्तविक संख्या। यहाँ पे लिखे हैं ना, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को ही हम लोग वास्तविक संख्या बोलते हैं। यानी कि जितनी भी सारी परिमेय संख्या हैं उसको और जितनी अपरिमेय संख्या हैं पूरे को अगर एक ग्रुप कर दिया जाए, एक समूह बना दिया जाए, तो पूरे समूह का नाम होता है वास्तविक संख्या। अच्छा, संख्या की अगर हम बात करें तो संख्या दो तरह की होती है। एक तो वास्तविक संख्या जो आपको मैट्रिक लेवल्स पे पढ़ने हैं, इसी के अंतर्गत आते हैं फ्रैक्शंस, डेसिमल संख्या, पूर्णांक, प्राकृत संख्या, सम विषम, सारे पूर्णांक के ही पार्ट। ठीक है, तो सारे इधर कवर होंगे वास्तविक संख्या में। इसके लिए जैसे कि परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, पूर्णांक, दशमलव संख्या, भाज्य, अभाज्य, सम विषम, वो जितनी सारी संख्या हैं उसके लिए हम एक सेपरेट वीडियोज बना देंगे, वहाँ से आप कवर कर लीजिएगा। ठीक है, परिमेय संख्या और परिमेय संख्या 9th में ही पढ़ना था। पूर्णांक, भिन्न, इशारे 6, 7, प्राकृत संख्या, सहभाज संख्या, भाज्य संख्या, सम विषम, सारे ही पहले ही पढ़ना है 6 से लेके 9 तक। अच्छा, एक और इसके अलावा एक और संख्या होती है काल्पनिक संख्या, जो हम लोग पढ़ेंगे इंटर में। ठीक है, तो फर्स्ट चैप्टर ही आपको मिलेगा इंटर में, कॉम्प्लेक्स चैप्टर, कॉम्प्लेक्स नंबर करके, उसी में इसको समझना है। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे वास्तविक संख्या की। तो वास्तविक संख्या क्या है? परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के जो पूरे ग्रुप होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं वास्तविक संख्या। तो आइए, शायद आप भूल गए होंगे कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं और अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो इसको हम लोग एक नज़र में देखते हैं, इसका परिभाषा लिखते हैं और उसको समझते हैं कि परिमेय संख्या क्या है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम परिमेय संख्या का परिभाषा लिखते हैं। वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके तथा वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके जहाँ P और Q पूर्णांक हो तथा Q ≠ 0। इसको समझा रहे हैं, पहले एक बार देख लीजिए परिमेय संख्या किसे कहते हैं। वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके जहाँ P और Q पूर्णांक हो तथा Q ≠ 0। आइए सबसे पहले इसको हम कंडीशंस के रूप में लिख देते हैं। फर्स्ट कंडीशंस, जो संख्या होनी चाहिए, ठीक है, जो संख्या होगी वो P/Q के फॉर्म में होना चाहिए। दूसरा कंडीशंस, P और Q क्या होना चाहिए? पूर्णांक होना चाहिए। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, P और Q बिलोंग टू इंटीजर, I से भी सूचित करते हैं इसको या Z से भी सूचित करते हैं, तो ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। ठीक है, कंडीशंस मैथ की लैंग्वेज में। ठीक है, तीसरा जो हमारा कंडीशंस है Q ≠ 0। इसी तीन के बेस पे हम परिमेय संख्या को पहचानने का प्रयास करेंगे। ठीक है,
3 कंडीशन से जो संख्या होगी पी बाई क्यू के रूप में होना चाहिए। दूसरा पी और क्यू क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए, और क्यू नॉट इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। बस 3 कंडीशन आपको याद रखना है, ठीक है। और इसी कंडीशंस के बेस पे आप परिमेय संख्या को पहचान सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम एग्जाम्पल लेते हैं। फर्स्ट 0। आप जानते हैं कि 0 एक पूर्णांक है। पूर्णांक है तो इसको बाटा में हम 1 लिख दें, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि a, अच्छा इसको 0/2 लिख दें तब भी मान एक ही होगा। 0/3 लिख दें तब भी मान एक ही होगा। तो अगर हम देखने का यहाँ पे प्रयास करें तो देख रहे हैं कि p और इसको माने हम q, तो p बाई क्यू के रूप में हो गया। अच्छा इसको देखें हम 0 को, अगर 0 को हम देखें तो पूर्णांक है। फर्स्ट कंडीशन मिल गया ना, p बाई क्यू के रूप में है ना, ठीक है। p बटा क्यू यानी अंश बटा हर के रूप में होना चाहिए, तो है ही, देख रहे हैं। दूसरा कंडीशन पे चलते हैं। p और q क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। तो देख रहे हैं कि 0 क्या है, पूर्णांक है, और 3 भी पूर्णांक है। अच्छा जिनको पूर्णांक समझ में नहीं आता है उनके लिए हम यहाँ पे पूर्णांक को थोड़ा सा बता देते हैं, पूर्णांक क्या होता है। इसका मतलब होता है पूर्णांक, मतलब कि पूरा पूर्णांक होना चाहिए, और इसका जो ग्रुप होता है उसको हम लिख देते हैं यहाँ पे। देखिए पूर्णांक इसी को बोलते हैं। यहाँ पे आप समझ लीजिए, इसका परिभाषा जगह नहीं है, बोल देते हैं। पूर्ण संख्या, आप जानते होंगे कि गिनती की संख्या को हम क्या बोलते हैं, प्राकृत संख्या। और प्राकृत संख्या में यानी गिनती की संख्या 1 2 3, इसको बोलेंगे प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या में जैसे हम 0 को ऐड करते हैं, यानी 0 को और मिला देते हैं उस समूह में, तो उस पूरे का नाम हो जाता है पूर्ण संख्या। क्या हो जाता है, पूर्ण संख्या, ठीक है। अब इधर देखें हम तो पूर्ण संख्या यहाँ तक हो गया, और यहाँ से यहाँ तक प्राकृत संख्या का क्या है, ऋणात्मक मान है। प्राकृत संख्या का ऋणात्मक मान है, ठीक है। तो पूर्णांक किसे बोलते हैं, पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्या के ऋणात्मक मान के समूह को हम लोग क्या बोलते हैं, पूर्णांक बोलते हैं। बस जो प्राकृत संख्या है ना, उसका निगेटिव वैल्यू है यहाँ पे, -1 -2 -3, ठीक है। वैसा ही पूर्ण संख्या 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करके जितना पढ़ लीजिए आप, सारे क्या हैं, पूर्ण संख्या। और इसी को ग्रुप को हम लोग बोलते हैं पूर्णांक। तो शायद आप समझ पाए होंगे कि यहाँ पे देखिए इसी ग्रुप में 0 है कि नहीं, पूर्ण संख्या तो पूर्णांक होगा ही, तो पूर्णांक के भी है, 3 भी क्या है, पूर्णांक है। यानी दूसरा कंडीशंस भी हमारा फॉलो होता है। फर्स्ट कंडीशंस p बाई क्यू के रूप में हो गया, दूसरा भी मिल गया कि p और q पूर्णांक हो गया, ये भी पूर्णांक और ये भी पूर्णांक, p भी पूर्णांक q भी पूर्णांक। और तीसरा कंडीशंस q 0 नहीं हो सकता है, बाकी सब हो सकता है। इसका मतलब q नॉट इज इक्वल टू 0 का मतलब q 0 नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी हो सकता है, निगेटिव नंबर्स पॉजिटिव नंबर्स सारे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि q 0 नहीं है, मतलब कि तीनों कंडीशन मिल रहा है, इसका मतलब क्या है, परिमेय संख्या है। नेक्स्ट उदाहरण लेते हैं, मान लीजिए -5/7, ठीक है। तो आइए देख रहे हैं कि p बाई क्यू के फॉर्म में है, p बाई क्यू के फॉर्म में है। अच्छा इसको देखें, अगर इसको ध्यान से देखें तो पूर्णांक है, इस ग्रुप में है ना। अच्छा इसको भी देखें तो ये भी पूर्णांक है। तो दो कंडीशन मिल गए, p बाई क्यू का रूप भी मिल गया, इसमें p और q दोनों पूर्णांक भी हो गए, और तीसरा भी कंडीशन यहाँ पे मिल रहा है, q 0 नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी हो सकता है। तो q 0 नहीं है, यानी तीनों कंडीशन मिल गए, तो ये भी क्या होगा, परिमेय संख्या हो गया ना। अच्छा चलते हैं नेक्स्ट उदाहरण एक और लेते हैं।
इसको देख लीजिए 6/9 को मान लीजिए, ठीक है। अच्छा इसको देखें तो ये भी वैसा ही है, P/Q के फॉर्म में है ना। अच्छा P और ये भी, P भी पूर्णांक, Q भी पूर्णांक, Q 0 के बराबर नहीं है, यानी ये भी क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। अब देखिए क्या है परिमेय संख्या, आप समझ गए कि परिमेय संख्या क्या होता है। अब बात करेंगे अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या कुछ नहीं है, ठीक है। अपरिमेय संख्या आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अपरिमेय संख्या की अगर बात करें हम, ठीक है, परिमेय समझ गए हैं, आप इसको नोट डाउन कीजिए, उसके बाद हम फिर अपरिमेय संख्या की बात करते हैं। आप वीडियो को रोक सकते हैं और इसको लिख सकते हैं, फिर उसके बाद अगर आपको समझ में नहीं आया तो फिर से वीडियो को बैक जाके फिर से देखिए, ठीक है, आपको अच्छी तरह से समझ में आएंगे। इसका एक हम सेपरेट वीडियोज अलग बनाएंगे, वास्तविक संख्या के बारे में, पूर्णांक, परिमेय, अपरिमेय, सम, विषम, भाज्य, अभाज्य, सभाज्य, जुड़वा भाज्य, जितने सारी संख्या होती है एक सेपरेट वीडियोज मिलेगा। यहाँ पे हम केवल पर जिसकी ज़रूरत है उसको हम बता दे रहा हूँ। पूर्णांक समझ गए होंगे, ये पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या के ऋणात्मक मान के समूह को हम लोग बोलते हैं पूर्णांक। परिमेय संख्या वो ऐसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ P और Q पूर्णांक हो तथा Q नॉट 0। इसको हम कंडीशंस के फॉर्म में लिख दिए हैं, उसके बाद इसको समझा दिए। तो आप इसको नोट डाउन कीजिए, उसके बाद हम फिर अपरिमेय संख्या पे आते हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने लिख लिया होगा इसको, ठीक है। आते हैं हम अपरिमेय संख्या। इसका थोड़ा सा इसमें चेंजिंग करेंगे, कुछ खास चेंजिंग नहीं है, बस यहाँ पे हम अपरिमेय कर दे रहे हैं, नाम को चेंज कर रहे हैं। यहाँ पे एक बात आपको ऐड कर लेना है, वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सके, जहाँ P और Q पूर्णांक हो, तो उस केस में हम लोग क्या बोलते हैं, इसको अपरिमेय संख्या। सारे कंडीशंस वही हैं, ठीक है। अब इसका उदाहरण हम थोड़ा सा मिटा देते हैं, ठीक है, चाहे इसी पे हम इसको मिटा ही देते हैं। देखिए क्या है, अब अपरिमेय संख्या आपको दिख रहा होगा कि वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, यानी जो परिमेय नहीं है। जो परिमेय नहीं होगा वो क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा, ठीक है। तो जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ पे √3 क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या। √3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। क्यों, तो अगर 1 इसके मान भी लेते हैं तो देखिएगा, इसको अगर हम P/Q के रूप में लिख भी लें, ठीक है, P/Q के रूप में लिख लें, तो पहला कंडीशन तो हमारा फॉलो हो रहा है, पहला कंडीशन फॉलो हो रहा। दूसरी कंडीशंस की अगर बात करें, P और Q पूर्णांक होना चाहिए। तो क्या, इसको ध्यान से देखिए, क्या यह पूर्णांक है, नहीं है, क्योंकि पूर्णांक समूह में √3 नहीं आता है। तो दूसरा कंडीशन हमारा नहीं मिला, अर्थात ए अपरिमेय संख्या होगा, परिमेय नहीं होगा। क्या होगा, अपरिमेय। क्या होगा ये, अपरिमेय, अपरिमेय होगा, ठीक है। नेक्स्ट √5 को ले लीजिए, ऐसे ही है, बटा में 1 P/Q के फॉर्म में तो है, फर्स्ट कंडीशंस मिल रहा है, P/Q के रूप में है। दूसरे कंडीशंस की अगर बात करें, कह रहा है P और Q पूर्णांक होना चाहिए। तो P और Q पूर्णांक है क्या, इसमें P पूर्णांक है, नहीं है, दोनों पूर्णांक होना चाहिए, एक से काम नहीं चलने वाला है, ठीक है। तो दोनों पूर्णांक होना चाहिए। देख रहे हैं कि यहाँ पे ई वाला पूर्णांक नहीं है, अर्थात ये भी क्या है, अपरिमेय है, अपरिमेय है, ठीक है। अच्छा एक और हम बात करेंगे, जब पढ़ाएंगे आपको, शायद आपने 9th में भी पढ़ा होगा इसको, ठीक है, दशमलव प्रसार के बारे में पढ़े होंगे आप, वहाँ पे 9th में भी पढ़े होंगे दशमलव प्रसार के। तो वहाँ पे आपने पढ़ा होगा एक बात कि जो संख्याएं अशांत, एक मिनट रुक जाइए, अशांत अनावर्ती,
तो आपने शायद 9th में पढ़ा भी होगा दशमलव प्रसार के बारे में, और वहाँ पे आपको बताया गया होगा अशांत अनावर्ती के बारे में। ठीक है, और हम भी बताएंगे आगे, अगले टॉपिक में भी पढ़ना है आपको, टॉपिक 1.4 में पढ़ना है आपको। ठीक है, 1.5 में आपको पढ़ना है दशमलव प्रसार के बारे में। इसमें भी थोड़ा सा उसका कंसेप्ट है। तो 9th में ऐसे पढ़े होंगे अशांत अनावर्ती, इस टाइप के नंबर होती है, इस टाइप की नंबर होती है। इसमें क्या होता है, दशमलव के बाद दो संख्या होंगी, दो संख्याएं देख लीजिए यहाँ पे 0 1 दो संख्या है ना, यहाँ पे 2 3 है, दो संख्या है। और ये दो संख्याएं 0 से लेके 9 तक कोई हो सकती है। ये जो दो संख्याएं होगी 0 से लेके 9 तक कोई हो सकती है। उसमें होता क्या है कि एक नंबर, दो नंबर, जैसे 1 1 के बीच में 1 0, फिर 1 के बीच में 2 0, फिर 1 1 के बीच में 3 0। एक नंबर दूसरे नंबर के बीच में बढ़ते जाता है। जैसे देखिए यहाँ पे 3, फिर 2 बढ़ गया, 3 3 के गैप में देख लीजिए, फिर 3 3 के गैप में 1 बढ़ गया। यहाँ पे देख रहे हैं दूसरा नंबर बार बार बढ़ रहा है। तो इस टाइप के जो भी नंबर है ये लास्ट नहीं होता है और ना ही रिपीट करता है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं अशांत अनावर्ती। ये अशांत तो उसको बोलते हैं जिसका प्रसार जो है शांत नहीं है। ठीक है, जो रिपीट करता है। ठीक है, जिसका मतलब शेष शून्य नहीं। उस शांत कहने का मतलब शेष शून्य होता है तो शांत बोलते हैं, शेष शून्य नहीं होता है तो अशांत बोलते हैं। अशांत तो है ही अनावर्ती है, मतलब कि अनावर्ती कहने का मतलब ये रिपीट भी नहीं कर रहा है। अशांत तो हिले है, रिपीट भी नहीं कर रहा है तो अनावर्ती है। ठीक है, तो इस टाइप के नंबर और इस टाइप के जो भी नंबर होंगी वो आपके क्या होता है, अपरिमेय संख्या। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा। और शायद थोड़ा सा बात हमने पीछे भूल गया था परिमेय के बारे में। तो जो भी शांत हो, ठीक है, और अशांत आवर्ती हो, अशांत आवर्ती। ठीक है, शांत जैसे 5 4 6 7 इस टाइप के नंबर मिलेंगे, इसमें रिपीटिंग नहीं रहेगा। अशांत आवर्ती मतलब कि जिसका शेष शून्य नहीं हो, और आवर्ती हो जैसे कि 5.74 पे रिकरिंग 5.4623 ऐसे भी हम देते हैं। अच्छा, इसका मतलब होता है कि इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक पूरे पे रिकरिंग है। ठीक है, ऐसे इसको भी कंप्लीट लिख सकते हैं। ठीक है, आगे बात समझ में। तो इस सारे दो टाइप के नंबर जो होते हैं वो क्या होते हैं, परिमेय। क्या होते हैं, परिमेय। तो आपको याद रखना है शांत और अशांत आवर्ती परिमेय होगा, और अशांत अनावर्ती वो क्या होगा, अपरिमेय होगा। ठीक है, आपके एग्जाम में आता है कौन सी संख्या परिमेय है और कौन सी संख्या अपरिमेय है, तो इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब आपको पहचान में आ जाना चाहिए। और ये आपके एक्सरसाइज में भी है, वहाँ पे भी हम लोग परिमेय और अपरिमेय के पहचानेंगे। ठीक है, तो एक्सरसाइज जब बनाएंगे तो वहाँ पे हम इसके लिए प्रैक्टिस कर लेंगे, और जब जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होगा तो वहाँ पे हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराएंगे। तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन इससे रिलेटेड मिलेंगे कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं, अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, वहाँ पे हम डील करेंगे। मेनली आपको यही काम ध्यान रखना है कि जो संख्या इन तीनों फॉर्म में तीनों कंडीशंस फॉलो करेंगी परिमेय होगी, और जो संख्या इन तीनों कंडीशन को फॉलो नहीं करेगी अपरिमेय होगी। एक बात आपको मन में दिमाग में बैठा लेना है, तीनों कंडीशन फॉलो हो रहा है तो परिमेय, और तीनों कंडीशन फॉलो नहीं हो रहा है तो अपरिमेय। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट डाउन कीजिए तेजी में। उसके बाद फिर हम आते हैं कौन कौन से कंटेंट है। ठीक है, इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है उसका नाम देखेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर हम आगे बात करेंगे। तो इस चैप्टर के अंतर्गत जो भी टॉपिक है उसका नाम हम लिख देते हैं। आप अपने बुक से लिख सकते हैं, वहाँ पे भी टॉपिक्स नेम दिए गए होते हैं। ठीक है, तो जो पहला टॉपिक है आपकी बुक में 1.1 करके लिखा होगा, इंट्रोडक्शंस। इंट्रोडक्शन, इसका हिंदी भूमिका लिखा होगा। ठीक है, जो नेक्स्ट टॉपिक है 1.2 यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा,
यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, ठीक है। और इसका जो हिंदी होगा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, ठीक है। ये नेक्स्ट टॉपिक है 1.2। इसके बाद जो टॉपिक है 1.3 द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, इसका जो हिंदी होता है अंक गणित की आधारभूत प्रमेय, अंक गणित की आधारभूत प्रमेय, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक जो है 1.4 है रिविजिटिंग इररेशनल नंबर्स, ठीक है। इसका जो हिंदी होता है अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण, नेक्स्ट टॉपिक जो है 1.5 रिविजिटिंग रेशनल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन, परिमेय संख्याओं का परिमेय संख्याओं और उनके दशमलव प्रसारों का पुनर्भ्रमण, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है समरी, इसको बोलते हैं सारांश, ठीक है। तो इतने सारे टॉपिक इस चैप्टर में पढ़ना है। पहले इंट्रोडक्शंस, फिर यूक्लिड डिवीजन्स लेमा, फिर उसके बाद है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, और फिर उसके बाद है अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण, और फिर है परिमेय संख्याओं और उनके दशमलव प्रसार, फिर उसके बाद है सारांश। थोड़ा सा इसके बारे में हम बता देते हैं। सारे टॉपिक्स आपने पढ़ा होगा, शायद आपको मालूम नहीं है, थोड़ा सा नाम चेंज है। यूक्लिड विभाजन जो प्रमेयिका है, ठीक है, इसको भी शायद आपने पढ़ा होगा। अंकगणित के आधारभूत प्रमेय भी आपने पढ़ा है। अच्छा, इन टॉपिक को आपको देखो तो पता चल जाता होगा 1.4 और 1.5 को। अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण मतलब फिर से रिविजिटिंग, फिर से उसको विजिट कर रहे हैं, अपरिमेय संख्या को फिर से पढ़ रहे हैं। तो अपरिमेय संख्या 9th में भी पढ़ ली है। अच्छा, परिमेय संख्या और उनके दशमलव प्रसार भी आपने 9th में पढ़ लिया। तो दोनों चैप्टर्स आपके दोनों टॉपिक आप 9th में पढ़ चुके हैं। तो इसे रूबरू हैं आप पहले से ही।
परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के दशमलव प्रसार से 9th में ही पढ़े हुए हैं। अच्छा, आपको याद होगा पहले हम लोग HCF और LCM अभाज्य गुणनखंड विधि से करते थे ना, सेम वही है। वहाँ पे हम लोग अभाज्य गुणनखंडन विधि बोलते थे और यहाँ पे थोड़ा सा उसका नाम चेंज कर दिए हैं और उसको हम लोग बोलते हैं अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। ठीक है। अच्छा, जो हम लोग HCF HCF हम निकालने के लिए एक लंबी विभाजन प्रक्रिया भाग करके फिर इधर से इधर भाग देना होता था। आपने पढ़ा होगा, 9th में भी पढ़ा होगा, लंबी विभाजन प्रक्रिया से फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़ना आपको कि लंबी विभाजन प्रक्रिया से HCF ज्ञात कीजिए। बस उसी का नाम इसमें चेंज कर दिया है और उसका नाम कर दिया है यूक्लिड डिवीजन लेमा। एक स्टेटमेंट में उसको बना दिया है। हम लोग पढ़े हुए हैं ना, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष, 9th में पढ़े थे। लंबी विभाजन प्रक्रिया से HCF कैसे ज्ञात करते हैं, 9th में भी पढ़े। सारे टॉपिक्स 9th के ही हैं। वहाँ पे भी हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM निकालते थे। 9th में भी निकाले हुए हैं, 6 में भी, 7 में भी, 8 में भी। आ रहा समझ में? तो ये सारे टॉपिक 9th का ही है। ठीक है, आप समझ पा रहे होंगे। आपको लगता है कि नया कहाँ से आ गया 10th में? नया कुछ नहीं है, सारे टॉपिक्स 9th के ही हैं। बस उसका थोड़ा सा नाम चेंज है और उसका रूप चेंज हो जाता है। जैसे हम लोग पतले होते हैं तो फिर कुछ खा पी लेते हैं तो मोटा हो जाते कि नहीं, थोड़ा सा रूप चेंज होता है, लेकिन आदमी तो वही ना रहता है। वही बात है यहाँ पे भी, सारे टॉपिक्स 9th के ही, बस उसका थोड़ा सा नाम चेंज है। वहाँ पे लंबी विभाजन प्रक्रिया बोलते थे, वही सेम चीज़ यहाँ पे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के नाम से सुनने को मिलेगा। वहाँ पे हम लोग अभाज्य गुणनखंडन विधि बोलते थे, यहाँ पे अंकगणित के आधारभूत प्रमेय के नाम से मिलेगा। ठीक है, सेम प्रक्रिया, थोड़ा सा बनाने का जो तरीका है चेंज होगा, नाम चेंज होगा, बाकी सारे चीज़ वही हैं। ठीक है, तो आज के लिए धन्यवाद। आपको हमने बता दिया है कौन कौन से टॉपिक है, आपको इस टॉपिक से रूबरू कराए हैं ताकि आपको डर न लगे इस टॉपिक से। अच्छा, कुछ टीचर्स इसको छोड़ के पढ़ाते हैं दूसरे चैप्टर से, क्यों? क्योंकि वो इतना समझ में आता है, इतना आसान है, इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता बच्चों को। तो ये भी बहुत आसान है, थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। कल से हम लोग प्रत्येक टॉपिक कर के बात करेंगे। ठीक है, इंट्रोडक्शन को देखेंगे, उसके बाद यूक्लिड डिवीजन लेमा को देखेंगे, फिर फंडामेंटल थ्योरम को, फिर अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या के पुनर्भ्रमण को, उसके बाद समरी है। ठीक है, तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और इसको अधिक से अधिक शेयर कीजिए। और जो भी आपके दोस्त क्लास 10th में पढ़ रहे हैं उनको अधिक से अधिक उनको भी बताइए और उनको भी हमारे चैनल्स को शेयर कीजिए उनके पास भी। ठीक है, ताकि उनको भी इससे लाभ मिल सके। ठीक है, तो आज के लिए धन्यवाद। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में, इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, उसके बाद यूक्लिड बात करेंगे। ठीक है, यूक्लिड डिवीजन लेमा पे।